हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 लीजेस से। तो दोस्तों ये जो लीजेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अपने करिकुलम के अंदर, और काफी टेक्निकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमें कैसे अप्रोच करना है, सिंस इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसके मतलब अपन डिटेल डिस्कशन को एस्टैब्लिश करें उसके पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड के बारे में, लीजेस के बारे में। जैसा कि आप सब लोग अपने इंटरमीडिएट या आईपीसीसी जिस करिकुलम से भी आप बिलोंग करते हैं, तो आपने वहां पर देखा होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है, राइट, एएस 19 जो हम लीज अकाउंटिंग के ऊपर पढ़ते थे, तो वो सब अपने को मालूम है कि एएस 19 में हम क्या करते थे। मोटा मोटी आप सबको उसकी अकाउंटिंग भी पता है, उसका इम्पैक्ट भी पता है आपको, है ना। तो जैसे हमारे पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि जो एक तो अपना लेसर होता है और एक अपना लेसी होता है, ठीक है। तो ये जो लेसर और लेसी है आपस में लॉन्ग टर्म रेंटल अरेंजमेंट में एंटर होते थे। लॉन्ग टर्म रेंटल अरेंजमेंट जैसे क्या होता है कि अपन लीज बेसिकली क्या है, किराए का एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट होता है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना, रेंट और लीज में डिफरेंस क्या है। तो रेंट का मतलब जैसे कोई छोटी मोटी अवधि के लिए, स्मॉल पीरियड के लिए यदि आप कोई चीज किराए पे ले रहे हो तो वो रेंट में का शामिल हो जाता है, रेंट काउंट कर लेते हैं अपन। वही उसका एक नॉन कैंसिलेबल अग्रीमेंट बना लेते हैं कि भाई 5 साल 10 साल तक हम ये चीज किराए पे ले रहे हैं, उसका एक अग्रीमेंट बन जाता है। तो फिर बाद में उस चीज को हम लीज के नाम से संबोधित करते हैं। अब जैसे इसके बारे में आपको काफी सारे फैक्ट्स शेयर करूंगा धीरे धीरे। तो जो इसका जो बैकग्राउंड एस्टैब्लिश करना है उसके बारे में बात करता हूं सबसे पहले, कि ये जो लेसर है और लेसी है, इन दोनों के बीच में जो लीज अग्रीमेंट्स होते थे, हम उन लीज अग्रीमेंट्स को ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज में क्लासिफाई कर देते थे, है ना। ये जो भी हमारे लीज अग्रीमेंट होते थे, उन लीज अग्रीमेंट्स को हम लोग ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग या फाइनेंस लीज में क्लासिफाई करते थे। ये हमारा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मॉडल हुआ करता था, जहां हम पहले वाले मॉडल में ऑपरेट करते थे कि दो प्रकार की लीज में हम इसको क्लासिफाई कर देते थे। एक होती थी आपकी ऑपरेटिंग लीज और दूसरी क्या होती थी, फाइनेंस लीज, ठीक है। फिर इसकी कुछ कंडीशन हुआ करती थी कि ऑपरेटिंग लीज हम तब कहेंगे जब वो फाइनेंस लीज नहीं है, और फाइनेंस लीज कब कहेंगे जब फाइनेंस लीज की कुछ सर्टेन कंडीशंस थी। आपको अगर याद आती है तो वो कंडीशंस एक दो आप रिकॉल करने की कोशिश करें। जैसे कि कोई कस्टमाइज्ड नेचर का एसेट्स है जो केवल लेसी के लिए बनाया गया है, किसी और के काम में नहीं आएगा। या फिर जो आपका लीज टेन्योर होता है, लीज टेन्योर के एंड में आपको वो एसेट्स बहुत ही नोशनल अमाउंट में बेच दी जाएगी, जैसे कि 1 रुपया 100 रुपया 1000 रुपए, इतने रुपए में आपको वो एसेट जो है वो बेच दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब सर इतना कम में क्यों बेच दिया जाएगा, क्योंकि किराए में मैंने उसका पूरा निचोड़ निकाल लिया है, आपसे किराया ही इतना वसूल कर लिया है कि अब मैं बेचूं तो क्या मतलब क्या कीमत मांगू आपसे। जैसे सपोज करिए ये पेन है दोस्तों, ये 1000 रुपीज का पेन है और मैंने इसको किराए पे ले लिया, ठीक है। इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो मैंने इसको 5 साल के किराए पे ले लिया। तो सब्सटेंस में देखा जाए तो 5 साल के लिए किराए पर जब मैंने इस पेन को लिया, तो ये तो मतलब वो वाली बात हो गई ना कि मैंने तो ये पेन ही खरीद लिया एक प्रकार से। जो मैं किराया पे कर रहा हूं टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पेन, तो ये पेन का मैं पूरा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, वो जो भी चार्ज करेगा ये सब मिला जुला के वो सामने वाला मुझसे किराया चार्ज करेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर ये पेन 100 रुपए का है तो वो मुझसे सिर्फ किराए के रूप में केवल 2 रुपए 5 रुपए वसूल करेगा, है ना। तो जो भी इसका लेसर होगा वो मुझसे पूरा का पूरा अमाउंट वसूलने की कोशिश करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि लीज टर्म जो है वो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स के बराबर हो जाता है। या फिर आप रेंट जो चार्ज करते हो वो एसेट्स की फेयर वैल्यू का क्लोज एक प्रकार से अप्रोक्सीमेशन है कि एसेट्स की फेयर वैल्यू 100 रुपए है और आप रेंट भी उतना ही चार्ज कर रहे हो, लगभग लगभग उसके बराबर। जैसे 80 रुपए का रेंट चार्ज कर रहे हो 90 का,
तो कुछ सर्टन कंडीशंस हुआ करती थी, है ना। ये मैंने आपको धीरे धीरे छोटी मोटी कंडीशन जो है AS 19 के जमाने की याद दिलाई, ताकि आपको याद आ सके कि फाइनेंस लीज एक्चुअल में होता क्या था, राइट। बट दोस्तों यहां पर आपको एक बात बताता हूं, चलिए ठीक है, फाइनेंस लीज की कुछ जो कंडीशंस पूरी करती थी लीज, उनको तो आप फाइनेंस लीज कहते थे। बाकी की सारी लीज आपकी क्या कहलाती थी? ऑपरेटिंग लीज, है ना। बाकी की सारी लीज क्या कहलाती थी? ऑपरेटिंग लीज। और ऑपरेटिंग लीज में आपकी अकाउंटिंग बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी। स्ट्रेट लाइन मेथड पे रेंट को है जो चार्ज कर दीजिए प्रॉफिट लॉस के अंदर, अनटिल अनलेस कि और कोई दूसरा मेथड जस्टिफाइड नहीं हो। कि प्रॉफिट लॉस के अंदर लीज रेंटल को चार्ज करने का कुछ मेथड हुआ करता था कि एक तो स्ट्रेट लाइन पे चार्ज कर देंगे, और दूसरा फिर बाद में कुछ अलग अलग मेथड्स अपने को देखने को मिलते थे जिसमें अपन लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट ओपन किया करते थे। ठीक है, अब आप में से काफी लोगों को वो सारी की सारी चीजें एकदम याद आ रही होगी, काफी लोग आप भूल भी गए होंगे, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। जितना याद आ रहा है, जितना अपन डिस्कस कर पा रहे हैं, जरूर एक बार उन सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि आप भूल भी गए हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां हम हर चीज की नई तरीके से नए सिरे से शुरुआत करेंगे, जहां पे आपको ये जानने को मिलेगा कि जो पहले हम किया करते थे वैसा अब होने ही नहीं वाला है। इसलिए आपको लोड डालने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो बेसिकली अब हो क्या गए, यहाँ पे जो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसमें एंटर होने के पहले आपको एक बार पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसने इंडस्ट्री को हिला दिया था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से, मतलब कहते हैं ना, इंडस्ट्री में बड़ा चेंज आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के माध्यम से जानने को मिलेगी, और वो ये है कि जो लीज अग्रीमेंट को हम ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में पहले क्लासिफाई किया करते थे, राइट। फाइनेंस लीज की कुछ कंडीशंस होती, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी इसकी, मतलब उन सारी की सारी कंडीशंस का कंप्लायंस यदि हम कर देते हैं तो फिर वो फाइनेंस लीज कहलाती थी, अदरवाइज वो ऑपरेटिंग लीज कहलाती थी। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, जैसे कि यहां पर जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स वो कई बार क्या करते हैं, क्लाइंट को फाइनेंस कर देते हैं, और क्लाइंट क्या करता है, फिर उस पैसे से कोई चीज जो है वो खरीद लेता है। जैसे सपोज करिए ये बैंक है, ठीक है ना। बैंक ने सपोज करिए यहां पर स्पाइस जेट कंपनी जो है, ठीक है, स्पाइस जेट कंपनी को फाइनेंस कर दिया कि भाई आपको बताओ कितने पैसे की जरूरत है, हम आपको पैसा दे देते हैं, ठीक है, और आप ये पैसे से एयरक्राफ्ट परचेज कर लीजिए। आप ये पैसे से क्या कर लीजिए, एयरक्राफ्ट जो है वो परचेज कर लीजिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर एयरक्राफ्ट परचेज करना है, अगर स्पाइस जेट इस एयरक्राफ्ट को परचेज करता है, तो डॉक्यूमेंटेशन स्पाइस जेट के नाम पे होगा, है ना। डॉक्यूमेंटेशन किसके नाम पे होगा? स्पाइस जेट के नाम पे। एयरक्राफ्ट परचेज कर लिया स्पाइस जेट ने, तो स्पाइस जेट की बुक्स के अंदर एयरक्राफ्ट दिखना चाहिए, ठीक है ना। बैलेंस शीट में, स्पाइस जेट की बैलेंस शीट में एयरक्राफ्ट किसी अमाउंट पे शो होना चाहिए। और जो बैंक से मैंने लोन लिया है, ठीक है, ये वाला बैंक लोन भी दिखना चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर सही बात है, ये वाला बैंक लोन भी इसकी बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, और ये एयरक्राफ्ट भी इसकी बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। बट बाद में क्या होता था दोस्तों, सिंस ये बहुत बड़ी फाइनेंसिंग हो गई, बहुत बड़ी फाइनेंसिंग का मतलब ये हो गया कि एयरक्राफ्ट जो है वो छोटी मोटी चीज तो है नहीं, ठीक है, बहुत बड़ा इसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आपका लोन भी यहाँ पर काफी बड़ा रहा होगा, एक्सपोजर जो है लोन का काफी बड़ा रहा होगा यहाँ पे। तो जब ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि जो आपका क्लाइंट है, अगर आपके लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बड़ी सारी दिक्कत आती है, जैसे आज ही देख लो, आजकल कोविड-19 के अंदर लॉकडाउन हो गया, ठीक है, तो कंप्लीट लॉकडाउन है, मान लो एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने से मना कर दिया, तो अगर वो एयरक्राफ्ट तो एक ऐसी चीज है, कैलकुलेटेड उसकी रेवेन्यू होती है,
मतलब एक एक जर्नी भी अगर वो वन साइड की नहीं करता है या मिस कर देता है तो काफी सारा नुकसान उसको देखने को मिलता है। और शटडाउन, अगर लॉकडाउन ऐसी सिचुएशन आती है तो उस कंडीशन में और भी बहुत सारा नुकसान। तो ऐसी कंडीशन में तभी तो आपको देखने को मालूम पड़ा होगा कि जो अपना जेट एयरवेज कंपनी है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब देखिए, पैसा अगर नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। किंगफिशर एयरलाइंस है वो बंद हो गया, राइट। तो जब आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाओगे तो कब तक लॉस घर से चलता रहेगा, है ना। एक दिन तो ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में देखिए दोस्तों, ये जो क्लाइंट्स है ना, जब डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक वालों के पास में अपना पैसा जो है ना, बैंक वालों के पास में अपना पैसा जो है वो लेने का जो अधिकार होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। क्योंकि अब ये पूरी की पूरी कंपनी लेट से लिक्विडेट हो रही है तो सबको प्रोपोर्शनेट मिलेगा। सबको क्या मिलेगा? प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, देखिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन में बैंक जो है डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करता चीज को, बैंक करता है लीज फाइनेंस। समझ रहे हो? बैंक डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करता है, बैंक बल्कि क्या करता है, लीज फाइनेंस करता है। बैंक स्पाइस जेट को कहता है, बोला तुम मत खरीदो एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मैं खरीदूंगा और मैं तुम्हें वही एयरक्राफ्ट जो है वो लीज पे दूंगा और तुम मुझे लीज के किराए का भुगतान करोगे। तो स्पाइस जेट ने कहा चलो ठीक है, मेरा काम तो भाई हो जाएगा, मेरे को तो अल्टीमेटली स्पाइस जेट यूज करना है, मैं सॉरी जेट एयरक्राफ्ट जो है मुझे तो यूज करना है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट यूज करना है तो चाहे एयरक्राफ्ट मैं मेरे नाम पे लूं चाहे आप अपने नाम पे लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली क्या होता है, अगर वो स्पाइस जेट के नाम पे डॉक्यूमेंटेशन स्पाइस जेट के नाम पे होता है ना, तो फिर वो जो प्रोसीडिंग्स होती है लिक्विडेशन वाली, उसमें बड़ी दिक्कत आती है कि ये स्पाइस जेट को हम रिपोजेश नहीं कर सकते, रिपोजेशन नहीं हो सकता इस चीज का, है ना। किस प्रकार से ये आपका जो है फाइनेंस हुआ है उसके ऊपर काफी सारी चीजें बहुत जो निर्भर कर जाती हैं यहाँ पर, है ना। तो बैंक क्या बोलता है कि बोला कि मैं इन सब चीजों में फंसने वाला नहीं हूं, मैं क्या करूंगा, मेरे नाम पर एयरक्राफ्ट खरीदूंगा, राइट। नाउ अब क्या होगा, ये जो एयरक्राफ्ट खरीदा गया है, लेट्स से कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो आपको पता होगा, जो हमारी प्रसिद्ध कंपनी है एक बोइंग, जो जेट बनाती है, ठीक है, ये कंपनी है बोइंग। तो जो बोइंग कंपनी है ना, जो जेट बनाती है, जेट मैन्युफैक्चर्स करती है, जेट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्स करती है, बैंक ने क्या किया, इस बार डायरेक्ट कांटेक्ट किससे किया, बोइंग वाले से कांटेक्ट किया, ठीक है, कि भाई एक काम करो, एयरक्राफ्ट आप हमें बेच दो। तो ओके, बोइंग ने क्या किया, बैंक के नाम पर एयरक्राफ्ट जो है वो सेल कर दिया। और बैंक के पास में दोस्तों पैसों की कमी नहीं है, बैंक ने एकदम रोकड़ा कैश देकर एयरक्राफ्ट परचेज कर लिया। तो अब देखिए, बताइए, बैंक के पास में एयरक्राफ्ट जो है वो आ गया, राइट, और बैंक के पास में पैसा चला गया। लेकिन जैसे ही बैंक के पास में एयरक्राफ्ट आया, बैंक ने इमीडिएटली क्या किया, इस एयरक्राफ्ट को पास ऑन कर दिया स्पाइस जेट कंपनी को। समझ गए मेरी बात? तो जैसे ही बैंक ने ये एयरक्राफ्ट स्पाइस जेट कंपनी को पास ऑन कर दिया, कौन से बेसिस पर पास ऑन किया, ये हमने पास ऑन किया है लीज बेसिस पर। मैंने ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग टर्म लीज पर दे दिया, है ना। रेंट इसलिए नहीं बोल रहा मैं इस चीज को, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो स्पाइस जेट को यूज करना है, बैंक का एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने का कोई इरादा नहीं है। बैंक फाइनेंस कंपनी है, उसका काम तो फाइनेंस करना है। तो बैंक का एयरक्राफ्ट है जो बैंक के नाम पर है, ये बैंक ने क्या किया, स्पाइस जेट को ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए दोस्तों, फिर होता क्या था, स्पाइस जेट को जब ये ट्रांसफर किया गया तो आइडली AS19 के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो हम पहले पढ़ते थे, या मैं आपको कहूं IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, या फिर इंड AS 17, ये हमारे प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है ना। AS19, इंटरनेशनली IAS 17 और इंडिया वाला इंड AS 17, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। इन सारी चीजों को रिप्लेस होकर अब IFRS 16 और इंड AS 116 आया है। तो पहले होता यह था कि हम लोग जब स्पाइस जेट की, वापस देखो मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, स्पाइस जेट की अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि मेरे बुक्स के अंदर एयरक्राफ्ट आ गया है। अब मैं ये कहूंगा ये एयरक्राफ्ट जो है वो मेरा खुद का नहीं बल्कि लीज पर है, ये एयरक्राफ्ट ऑन लीज,
ठीक है, और इसकी करस्पॉन्डिंग मेरी लीज लाइबिलिटी आ रही होगी। बैंक को मेरे को ये पैसा देना ना, तो इसकी करस्पॉन्डिंग मेरी लीज लाइबिलिटी मेरे बैलेंस शीट में आ रही होगी। इसको कहते हैं अपन फाइनेंस लीज। इसको क्या कहते हैं अपने लोग? फाइनेंस लीज कहते हैं। अब फाइनेंस लीज अगर इसको कहते हैं तो फाइनेंस लीज का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में ऐसे होता है। आगे बात समझ में? अब देखिए, ये तो चलो सबसे अच्छी बात है कि ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को कैच किया जा रहा है। रियल में देखा जाए तो स्पाइस जेट कंपनी की बैलेंस शीट में ये एयरक्राफ्ट अपीयर होना चाहिए। स्पाइस जेट कंपनी की बैलेंस शीट में ये एयरक्राफ्ट जो है वो अपीयर होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? और इसकी लीज लाइबिलिटी भी दिखनी चाहिए। बट यहां पे कुछ इंडस्ट्रीज प्लानिंग कैसे करते थे, ठीक है, पहले प्लानिंग ऐसे होती थी कि फाइनेंस लीज के कुछ सर्टन इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, जो मैंने आपको बताए थे। देखो मैं आपको बताता भी हूं कि वो इंडिकेटर्स क्या हैं एग्जैक्टली। हाँ जी, देखिए दोस्तों, ये वो है हमारे फाइनेंस लीज के इंडिकेटर जो कहते थे कि लीज जो है वो फाइनेंस नेचर का हो जाएगा। जैसे लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म्स, मतलब लीज टर्म के अंत में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। फिर कहता है लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट ए प्राइस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द डेट द ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल such that at the inception of the lease it is reasonably certain that the option will be exercised। क्या ऑप्शन दिया गया है लेसी को कि भैया जब लीज टर्म खत्म होएगा ना, उस समय आप इस असेट्स को बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि एक नॉमिनल अमाउंट में आप इसको परचेज कर सकते हो। इसका परचेज का ऑप्शन हम आपको देते हैं। ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया? बेसिकली ये कॉल ऑप्शन है लेसी के पास में इस असेट्स को परचेज करने का। फिर कहता है लीज टर्म जो है वो इकोनॉमिक लाइफ के क्या हो? क्लोज हो। और फिर बाद में एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज आप जो चीज लीज पर दे रहे हो उससे वसूले जाने वाले किराए की प्रेजेंट वैल्यू उस असेट्स की फेयर वैल्यू के बराबर या क्लोज है, ठीक है। और लास्ट में कस्टमाइज्ड नेचर का असेट्स, ये सारे के सारे इंडिकेटर मैंने आपको बताए हुए थे। तो एक बार मैंने आपको इनका रिवीजन करा दिया। इसलिए रिवीजन कराया दोस्तों, तो पहले क्या होता था कि ये सारे फैक्टर्स में लोग करते थे छेड़छाड़, क्योंकि अगर ये सारे फैक्टर्स अगर कंप्लाई नहीं हो रहे हैं तो फिर वो फाइनेंस लीज से ऑपरेटिंग लीज में बदल जाएगा। वो चीज क्या हो जाएगी? फाइनेंस लीज से ऑपरेटिंग लीज में बदल जाएगी। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब लोग यहां पे प्लानिंग करने लगे कि फाइनेंस लीज से ऑपरेटिंग लीज में बदल जाएगी चीजें, तो अगर मैं आपको यही कहूं कि ये एयरक्राफ्ट के ऊपर अगर मान लो मैंने अग्रीमेंट में कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करा दिया कि भाई मतलब एक बार मैं जो रेंटल अग्रीमेंट कर रहा हूं उस रेंटल अग्रीमेंट में मैं पूरे के पूरे इकोनॉमिक लाइफ का अग्रीमेंट नहीं कर रहा। जैसे एयरक्राफ्ट की इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है तो मेरा अग्रीमेंट 4 साल का करवा लिया मैंने, ठीक है। और फिर बाद में ऑन पेपर मैंने प्रूव कर दिया एयरक्राफ्ट की जो लाइफ है वो 15 साल है, जबकि मैं उसको लीज पे ले रहा हूं 6 साल के लिए। तो फिर जब इसको 6/15 अगर अपन करेंगे तो रेशियो टेस्ट करते हैं तो ये 6/15 जो है वो आता है 40%। अब 40% जो है वो क्लोज नहीं है इकोनॉमिक लाइफ के। फिर कई बार अपन लीज रेंटल में ऐसे छेड़छाड़ कर लेते थे कि लीज रेंटल को मैनिपुलेट कर दिया और लीज रेंटल जो भी अपन वसूल रहे हैं उसकी वैल्यू जो है वो फेयर वैल्यू के बराबर या क्लोज टू इक्वल नहीं आती थी। फेयर वैल्यूएशन के अंदर कुछ गड़बड़ कर दी, है ना। बहुत सारे अपने पास में ऐसे उपाय थे लीज अकाउंटिंग से बचने के कि लीज अकाउंटिंग करनी ना पड़े, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किसी भी फैक्टर्स को अपन इधर उधर कर देंगे और हम लीज अकाउंटिंग से बच जाएंगे। और पुराने जमाने में ऐसा होता भी था दोस्तों, पुराने जमाने में ऐसा होता भी था कि हम लीज अकाउंटिंग से बचने के दुनिया भर के उपाय ढूंढते रहते थे कि कैसे ना कैसे हम लीज अकाउंटिंग से बच जाएं, क्योंकि लीज अकाउंटिंग अपने आप के अंदर क्या है, अपना टास्क बढ़ा देती है। हर साल जो पेमेंट करना है P&L में रेंट बोल के डेबिट करके खत्म करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और रेंट P&L में चला जाएगा। बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग। अदरवाइज लीज की अकाउंटिंग के अंदर वही बात है, अग्रीमेंट वाइज अग्रीमेंट उनकी वो टेबल बनानी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर बाद में फाइनेंस कॉस्ट निकालना पड़ेगा और दुनिया भर के ये वो बहुत सारे एडजस्टमेंट। तो दोस्तों यहां पर मेन चीज क्या हुई
कि लोग इस लीज अकाउंटिंग से बचना स्टार्ट कर दिए। हमारी ये जो लीज अकाउंटिंग है ना, इस लीज अकाउंटिंग से लोग स्कैप होना स्टार्ट कर दिए, अपने आप को इससे दूर रखने लग गए। तो फिर क्या हुआ, जब मान लो मैं आपको यही एग्जांपल में कहता हूं कि बैंक ने स्पाइस जेट को ये एयरक्राफ्ट फाइनेंस लीज पे नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूं आपको ऑपरेटिंग लीज पे दिया, और पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 या आईएएस 17 या इंड एएस 17 के हिसाब से ये सही भी है कि अगर आपने ऑपरेटिंग लीज पे एयरक्राफ्ट दिया है तो स्पाइस जेट की कंपनी के अंदर, राइट, स्पाइस जेट की कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर ना तो आपको एयरक्राफ्ट दिखेगा, ना ही आपको कोई लीज लायबिलिटी दिखेगी। बताइए है कि नहीं, सही बात है ना तो एयरक्राफ्ट दिखेगा, ना ही हमें क्या दिखेगी, लीज लायबिलिटी दिखेगी। बैलेंस शीट इसकी बनेगी एकदम प्लेन। बैलेंस शीट क्या बनेगी इसकी, एकदम प्लेन बैलेंस शीट बनेगी, और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आ रहा, ना तो एयरक्राफ्ट आ रहा है और ना ही हमारे पास में क्या आ रही है, लीज लायबिलिटी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब सुनिए, ये तो है स्पाइस जेट कंपनी, बराबर। अब स्पाइस जेट के जो पियर्स हैं, पियर्स जैसे कि जेट एयरवेज हो गए, है ना, विस्तारा एयरलाइंस हो गई आपकी, ये अपना एयर इंडिया हो गया, ये अपनी इंडियन एयरलाइंस की बात हो गई, ऐसे ही इंटरनेशनल एयरलाइंस भी हो सकती है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो कंपेरेबल होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए। अब समझिए, स्पाइस जेट एक कंपनी है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको यहां पे रख दिया, ये लीजिए, ये इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फिर मैं आपको कहता हूं ये आपकी जेट एयरवेज है, अभी तो बंद हो गई, उस समय तो थी, लेकिन जेट एयरवेज है, उसकी भी बैलेंस शीट है, राइट। नाउ जेट एयरवेज की बैलेंस शीट में एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं क्योंकि जेट एयरवेज ने फाइनेंस लीज पे लिया है, तो लीज लायबिलिटी भी दिख रही होगी। और भी बहुत सारे एयरलाइंस कंपनी हैं जिनकी किसी की बुक्स में वो दिख रहा है, किसी की बुक्स में वो नहीं दिख रहा। अब देखिए दोस्तों, आप पीयर टू पीयर क्या कंपैरिजन करोगे, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज की बैलेंस शीट में रात दिन का अंतर है। अरे जेट एयरवेज की बैलेंस शीट में ह्यूज अमाउंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज दिख रहे होंगे, राइट, स्पाइस जेट की बुक्स में कुछ नहीं दिख रहा। क्या कंपैरिजन होगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? इसका मतलब ये जो रिलैक्सेशन का जो आपको बेनिफिट मिल रहा है कि फाइनेंस लीज से कैसे बच जाएं, उसके बहुत सारे हजारों तरीके निकालती थी इंडस्ट्रीज और उससे बच जाती थी। कुछ इंडस्ट्रीज दिखा रही है, कुछ इंडस्ट्रीज नहीं दिखा रही, राइट। समझ रहे मेरी बात आप सब लोग? ये इसको अगर एयरलाइन के अलावा किसी दूसरे इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको अगर लेके जाने की बात करूं, जैसे सपोज करिए ये आपका आइनॉक्स सिनेमा है, ठीक है, और दूसरा आपका पीवीआर है, राइट, इनके बारे में भी सुना होगा आपने। अब मैं आपको कहता हूं कि आइनॉक्स सिनेमा जो है, तो सिनेमा हॉल का जो ऑडिटोरियम है, राइट, जो सिनेमा हॉल जो है, जो बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, वो मेरा लीज के ऊपर है। अब सिनेमा हॉल मैंने मेरी बैलेंस शीट में दिखा दिया, इसके करस्पॉन्डिंग मेरी जो लीज लायबिलिटी है वो भी मैंने दिखा दी। लेकिन पीवीआर ने सिनेमा हॉल को रेंट पे लिया है ना, बहुत सारे सिनेमा हॉल्स हैं, है ना, वो सारे के सारे सिनेमा हॉल जो पीवीआर के हैं वो रेंट पे हैं, तो पीवीआर की बैलेंस शीट में तो एब्सेंट है, ये डेटा ही नहीं है। अब बताओ दोस्तों, पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे तो क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है, कंपैरेबिलिटी, है ना, कि अगर आप इंडस्ट्री के पीयर्स के साथ में कंपैरिजन करो तो आइनॉक्स और पीवीआर में कंपैरिजन नहीं हो पा रहा, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज में कंपैरिजन नहीं हो पा रहा, तो हमारी जो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है लीज अकाउंटिंग की, वही खत्म हो गई यहां पे तो, राइट। तो इसी के ऊपर दोस्तों अब एक कोटेशन के साथ में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत करता हूं मैं। देखिए ये जो है कोटेशन दिया था, मैं आपको बताता हूं, मतलब कोटेशन कह दीजिए आप इसको कोई, या मोटिवेशन वाक्य कह दीजिए, या लीज को शुरुआत करने का एक वो सेंटेंस जो है, डेविड ट्विडी सर जी, ये कौन है? ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के चेयरमैन थे उस समय के, IASB। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोग सब पढ़ रहे हो, हम लोग सब जो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पीछे जो लोग का मेन कंट्रीब्यूशन है वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के स्टैंडर्ड सेटर्स, जिनका जो नॉलेज है वो बहुत ही जोरदार नॉलेज होता है इनको, क्योंकि इनको इंडस्ट्री की समझ होती है। तो देखिए इनका क्या कहना है कि डेविड ट्विटी वाज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ही जोक्ड that he wanted to fly in an aircraft that actually existed on an airline's balance sheet। क्योंकि उस समय हालत ऐसी खराब हो गई थी
कि एयरलाइन कंपनीज की बैलेंस शीट में एयरक्राफ्ट नाम का एसेट ही नहीं है। यानी एयरलाइन कंपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग एसेट्स है एयरलाइन कंपनीज का, विच इज एयरक्राफ्ट, दैट इज नॉट इन द बैलेंस शीट ऑफ देयर कंपनीज। अब बताइए ये कितनी बड़ी बात हो गई कि एक एयरलाइन कंपनी की बैलेंस शीट में एयरक्राफ्ट ही नहीं है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं हमने तो रेंट पे ले रखा है, हमने तो इसको रेंट पे ले रखा है। और जब जिस आपको पता है स्टैंडर्ड अलाउ कर रहा है रेंट अकाउंटिंग, अगर रेंट पे ले रखा है तो भैया रेंट की अकाउंटिंग करेंगे, रेंट भरेंगे, किराया भरेंगे, हम एयरक्राफ्ट को बैलेंस शीट में क्यों दिखाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, लोगों को दिक्कत क्या है, एयरक्राफ्ट को बैलेंस शीट में दिखाने से दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है क्योंकि उससे रिलेटेड हमारी ह्यूज लाइबिलिटीज भी तो आती है साथ में, जो लाइबिलिटीज हमें आज ही बुक करनी पड़ेगी दोस्तों। दैट मींस कि ये कि आने वाले 10 साल का अगर मेरा रेंटल अग्रीमेंट है, तो देखिए आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि कितनी बड़ी मिस्टेक करते थे हम लोग पहले, कि जो रेंट हम देंगे 10 साल के लिए, हमने कमिटमेंट कर लिया है एक प्रकार से, है ना, कि मैं ये रेंट जो है वो आने वाले 10 साल के लिए चुकाऊंगा। तो अब इसका मतलब ये 10 साल के लिए मैं कमिटेड हो चुका हूं, समझ गए। अब ये 10 साल के लिए अगर मैं कमिटेड हो चुका हूं, तो क्या मुझे वो 10 साल के रेंटल की लाइबिलिटी जो है वो मुझे बैलेंस शीट में नहीं दिखानी चाहिए? बिल्कुल दिखानी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से मेरी लाइबिलिटी हो गई है जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। लाइबिलिटी का मतलब ही क्या है, जिसे आप अवॉइड ना कर सको। और रेंटल अग्रीमेंट, और आपको पता है लीज अग्रीमेंट जो होते हैं वो नॉन कैंसिलेबल होते हैं। अब नॉन कैंसिलेबल होते हैं तो फिर बाद में जब मैं रेंट को अवॉइड नहीं कर सकता, तो आने वाले 10 साल का जो भी मेरा रेंट आएगा, क्या उस रेंट की मुझे लाइबिलिटी बुक नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। बट इंडस्ट्री लोग नहीं करते थे, इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट जो हैं ये नहीं करते थे। इसी विचार को लेकर जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसने फिर बाद में ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया कि चलिए अब अपन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव की जरूरत है, अदरवाइज तो ये चीज जो है वो बहुत गलत हो रही है। और बहुत लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स चलते हैं दोस्तों इनके, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट चेंज आ जाता है, राइट। इंडेस सॉरी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जब एग्जिस्टेंस में था, तो IFRS 16 पूरा ड्राफ्ट हो चुका था, बट उसको इंप्लीमेंट करने में भी बहुत समय लगा। इसलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का चेयरमैन वो यही कहता है, बेसिकली इसने पूरी बात ये कही थी कि बोलता है कि जब तक मैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का चेयरमैन हूं, तो कम से कम मेरे टेन्योर के अंदर मैं ये चाहता हूं कि एटलीस्ट अब जब मैं ट्रैवल करूं, नेक्स्ट मेरी जो ट्रैवलिंग हो वो ऐसी कंपनी के साथ में हो जिस कंपनी की बैलेंस शीट में उसका एयरक्राफ्ट दिख रहा हो, है ना। तो ये दिस वाज द कंसर्न। इस लाइन को पढ़कर अपने को ये मालूम पड़ता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज मतलब ये इसके अंदर मतलब उनको एक बहुत एक प्रकार से कहते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग है ये, कि इसका एक कंसर्न था कि भाई यहां पर अपने को इस चीज के अंदर बदलाव जो है वो लेकर आना है। तो बस बदलाव क्या लाया गया दोस्तों, बदलाव ये लाया गया कि ये जो लेसी है ना, लेसी, देखिए किसके ऊपर फोकस हो रहा है, लेसी के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ये सब लोग लेसी हैं, राइट। तो अपन जब लेसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो लेसी के ऊपर ये जो लोग ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज करते थे ना, स्टैंडर्ड सेटर बोर्ड जो है उसने एलिमिनेट कर दिया इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। नाउ ऑन कि ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज जैसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा एज फार एज द लेसी इज कंसर्न। लेसर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेसर के लिए ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज अभी भी चालू है, राइट। एलिमिनेट किसके लिए हुआ है, लेसी के लिए, क्योंकि प्लानिंग ये कर रहा था, लेसर के लिए प्लानिंग नहीं हो रही थी वो। और लेसर का अपन इंटरप्रिटेशन जो है वो बाद में सीखेंगे, धीरे धीरे बिल्टअप होगी सारी की सारी चीजें, एक साथ तो अपन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए लेसी के लिए ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज के दोनों ऑप्शन जो है वो आज की तारीख में अब खत्म हो चुके हैं, और ऑल द लीज अग्रीमेंट्स आर अकाउंटेड एज पर द न्यू IFRS 16 ROU मॉडल। अब अपने पास में सिर्फ एक मॉडल आ चुका है जिसका नाम है RO और U। ROU मॉडल पे आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। देयर इज नो कॉन्सेप्ट विच इज टर्म्ड एज ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज एज फार एज द लेसी बुक्स आर कंसर्न। इसी के साथ में इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हमारी शुरुआत होती है, राइट। जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया वो बताना बहुत जरूरी था
क्योंकि ऐसा हम पहले किया करते थे। और जो मेन जो सीरियस कंसर्न है, जो मैंने आपको ये बताया ना, पीयर टू पीयर कंपैरिजन है ना, ये पीयर टू पीयर कंपैरिजन, और मतलब कहने का मतलब आपको अगर शुद्ध देसी भाषा में बोलूं तो रेंट तो एक बहाना है और लीज के ट्रांजैक्शन को हमें छुपाना है। ऐसा काम हो रहा था पहले, तो हम रेंट के बहाने से लीज ट्रांजैक्शंस को छुपा रहे थे और एक प्रकार से हैवी लाइबिलिटीज की बुकिंग हम नहीं दिखा रहे थे हमारे बैलेंस शीट में। दोस्तों इन सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो चीज आपकी 10 साल तक आज कमिटेड हो गई है, आने वाले 10 साल तक जो किराया आप पे करने वाले हैं, तो सोच के देखिए जरा, ये 10 साल तक का आपका कैश फ्लो, इतना कैश फ्लो तो यहीं पे ब्लॉक हो गया, ये तो आपको पे ही करना पड़ेगा, है ना। तो इसके ऊपर यदि आप कोई कैश जनरेट करेंगे तो वो आपके शेयर होल्डर्स के काम आएगा। लेकिन जैसे मैं आपको कह दूं, मेरी बैलेंस शीट में 20 करोड़ का कैश पड़ा है और मेरे को अगले ही दिन किराया पे करना है, और एग्जैक्टली मेरे को 15 करोड़ का किराया पे करना है, तो देखा जाए तो 20 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए का रेंट तो मेरा पे हो जाएगा, तो इफेक्टिवली कंपनी में तो 5 करोड़ ही कैश बचा। तो जब तक मैं वो लाइबिलिटी नहीं दिखाऊंगा, 20 करोड़ का कैश दिखाकर मैं दिखाता हूं कि भाई चलो 15 करोड़ की मेरी लीज लाइबिलिटी है, तब इन्वेस्टर को अपने अपने आप कॉल ले लेना चाहिए कि देखिए इस कंपनी का कैश बैलेंस इतना है तो लाइबिलिटी भी है। तो कहने का मतलब जब आप उस चीज को बैलेंस शीट में दिखाओगे ही नहीं तो दिखाए बिना तो मालूम कैसे पड़ेगा। इसीलिए ये सारे के सारे परिवर्तन जो है दोस्तों करे गए। और अब आप निकालिए अपना मॉड्यूल इंड AS 116 की, करते हैं शुरुआत। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे जो यहाँ पे आपको देखो लिखे गए हैं, राइट। तो ये 1 बाय 1 करके ये सारी की सारी चीजें जो है वो अपन पिकअप कर लेंगे। इसमें ऐसे इसको उसको एज सच पढ़ने की कोई दरकार नहीं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। 1 बाय 1 सब कुछ अपने सामने आते रहेंगे। ओवरव्यू मैंने आपको इसका आराम से अच्छे से दे दिया है कि इसके ऊपर क्या क्या लॉजिक्स थे। डेट्स वेट्स की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि वही बात है अपने देश के अंदर, आपको सबको पता है, स्टार्टिंग में इनिशियल सेशंस में भी मैंने बताया था, अल्टीमेट कंट्रोलर बॉडी हमारे तो देश में कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। आईसीआई तो सिर्फ सजेस्ट करता है उसको कि भाई ये देखो ये स्टैंडर्ड हमने बना दिया, ये ऐसा है वैसा है, बट सारे के सारे डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के हाथों लिए जाते हैं। तो एमसीए ने ही ये इंड AS 116 जो है वो नोटिफाई किया था दोस्तों। और ये आपका नोटिफिकेशन कब आया था? 30 मार्च 2019 को आया था। इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 के बाद में जो भी फाइनेंशियल ईयर आए हैं, राइट, 1 अप्रैल 2019 के बाद में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको यहां पर देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19, है ना। तो आपके कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इसके पहले जो थे वो 1 अप्रैल 19 दैट इज 31 मार्च 19 को समाप्त हो गए। इसका मतलब पहले हमारे पास में इंड AS 17 था, तो ये जो हमारा इंड AS 17 था, ये इंड AS 17 हमारा आपका बेसिकली क्या हो गया है? समाप्त हो गया है, एक्सपायर हो गया है। लास्ट इसकी रिपोर्टिंग 31 मार्च 19 को हुई थी। उसके बाद से क्या चालू हो गया आपका? IFRS। अब ये भी एक एग्जाम्पल है दोस्तों। ये एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि हमारे पास में कुछ सर्टन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? जो 2001 के पहले से ही लिखे गए हैं, और 2001 के पहले वाले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमने इलिमिनेट नहीं किया, हमने हटाया नहीं, हमने मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पढ़ा था वो था आपका इंड AS 2 इन्वेंट्री, उसका करेस्पॉन्डिंग IAS क्या है? IAS 2 है। तो हमने IAS को हटाया नहीं ना। लेकिन 2001 के बाद में अब जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेंगे ये सब IFRS सीरीज में बनेंगे। तो जैसे जैसे समय की मांग है जो आगे बढ़ती जाएगी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब भी अपडेट होंगे तो नया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकल के आएगा वो IFRS सीरीज में आएगा, वो IAS सीरीज में नहीं आएगा। जैसे कि IAS 17 को ही अमेंड कर दिया सर, तो अमेंड तो करने जितना प्रोविजन नहीं है इसमें, तो क्या है कि ओवरऑल ये तो पूरा का पूरा रिवैम्प ही हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। स्टार्ट A टू लेकर Z की जितनी भी चीजें हैं सब चेंज हो गई और नए नए गाइडेंस आए, तो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ा। तो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर IAS सीरीज का नहीं बनेगा, वो कौन से सीरीज का बनेगा? वो IFRS सीरीज का बनेगा, सिंस कि आज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना। और उस समय 2001 के पहले जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गए थे वो इस सीरीज में अभी तक
जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसने अडॉप्ट कर रखे। तो जब जब समय आएगा उनको चेंज किया जाएगा और नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो था आपका लीज वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसे ही एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो आपका पूरा बनकर तैयार हो चुका है, रेडी टू इंप्लीमेंटेशन स्टेज में आ चुका है, जो कि आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड स्टैंडर्ड है, वो इंश्योरेंस के बेसिस। तो उसका स्टैंडर्ड का नंबर है IFRS 17। हमारे कोर्स में वो इंड AS 117 बन के आएगा, बट अभी एज ऑफ नाउ वो कोर्स में नहीं है। तो IAS और IFRS के बीच में ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकल आपको यहां पर देखने को मिल गया कि IAS सीरीज में कौन से स्टैंडर्ड आ रहे हैं और IFRS सीरीज में कौन से स्टैंडर्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमारा जो इंड AS 17 था, ये कह रहा है, देखिए, it was based on the dual classification model of operating or finance lease with different classification and measurement guidance for each of them. So the dual classification model did not account for the assets or liabilities associated with the rights and obligation that arise out of the most operating leases. देखिए, जो हमारा पहले ड्यूअल क्लासिफिकेशन मॉडल था वो कहीं ना कहीं मिस कर जाता था किन सारी चीजों को, असेट्स और लाइबिलिटीज जो कि आपके राइट्स और ऑब्लिगेशन से रिलेटेड हैं, जो ऑपरेटिंग लीज में आप नहीं दिखाते हो। क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में हम क्या प्रेजेंट करते थे, ऑपरेटिंग लीज के अंदर हम लोग प्रेजेंट क्या करते थे, ऑपरेटिंग लीज में तो हम रेंट दिखाते थे। अब रेंट का प्रेजेंटेशन तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए अब हो गया क्या, अंडर इंड AS 116 लीजेस आर अकाउंटेड फॉर बेस्ड ऑन अ राइट ऑफ यूज मॉडल, ठीक है, एंड द मॉडल reflects that at the commencement date a lessee has a financial obligation to make lease payments to the lessor for its right to use the underlying asset during the lease term, ठीक है। अब क्या, कौन सा मॉडल आ गया, ROU मॉडल आ गया। ROU मॉडल एक्चुअल में इस लीज के कॉन्ट्रैक्ट की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का मॉडल है, जो हम आपको बिल्कुल समझाएंगे, बट अभी नहीं। एज ऑफ नाउ आप सिर्फ इसको इतना समझिए कि ROU का मतलब ये होता है कि देखिए जो भी चीज आपने लीज पर ली है उस पर आपका ओनरशिप तो कभी नहीं आया है, ये बात तो श्योर है। ओनरशिप उस एसेट्स पे मेरा नहीं है। तो एयरक्राफ्ट अगर मेरे पास मेरी बैलेंस शीट में नहीं है और मेरी बैलेंस शीट में उस एयरक्राफ्ट को मैं लेकर आना चाहता हूं, तो मैं उसको एयरक्राफ्ट के नाम से नहीं लेके आ सकता कभी भी, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट मुझे तो बिलोंग ही नहीं करता। लीगल ओनर मैं नहीं हूं उस एयरक्राफ्ट का, तो फिर वो एयरक्राफ्ट मेरी बैलेंस शीट में क्या कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, लीगल ओनर आप नहीं है तो लीगल ओनर की तो बात ही नहीं होती है अकाउंट्स में। तो हम तो बात ही क्या करते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, फॉर्मेलिटीज को दूर रखिए, है ना, और किसके ऊपर अकाउंटिंग करिए, सब्सटेंस पे अकाउंटिंग करिए। यही होती है हमारी IFRS की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म इस प्रकार के ट्रांजैक्शन का आप लोग यूज कर चुके हो जहां पे आप लोग एक प्रकार से किराए पर ही चीजों को लेते थे, किराए पे। हायर परचेज अकाउंटिंग, CA इंटरमीडिएट का वो चैप्टर याद करिए, हायर परचेज अकाउंटिंग। हायर परचेज अकाउंटिंग में आप लोग क्या करते थे, आप लोग रेंट पे करते थे और रेंट पे करने के बावजूद भी एसेट्स को अपनी बुक्स में दिखाते थे, जबकि उसका ओनरशिप आपको कब मिलता था, लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद में मिलता था ना। लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद में हमें उसका ओनरशिप मिलता था, बट फिर भी हम उस एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखा देते। हमने एंट्री पास कर ली थी कि भाई एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ये वाली एंट्री पास करते थे अपन। तो बताइए, वहां पे भी तो आपने यही कॉन्सेप्ट लगाया था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बिकॉज इकोनॉमिक सब्सटेंस अगर देखा जाए ट्रांजेक्शन का, तो बैंक को दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बैंक की कोई रिश्तेदारी नहीं है एयरक्राफ्ट से। बैंक करेगा क्या, और मान लो बैंक एयरक्राफ्ट को ले भी लेगा तो लेके कहां जाएगा, है ना। एयरक्राफ्ट तो उधर ही रहेगा, मतलब अगर एयरक्राफ्ट नहीं भी उड़ रहा है तो उसकी पार्किंग एयरपोर्ट पे ही होनी है। जो आपने देखा होगा कभी एयरपोर्ट के मतलब जब आप टेक ऑफ या लैंडिंग करते हो उस समय जो गोडाउन होती है उसी के अंदर पार्क किए हुए रहते हैं वो प्लेन। तो वो जो गोडाउन है उनका भी रेंट भरना पड़ता है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, है ना। वो मतलब गैराज टाइप जो भी है वो, समझ रहे हो मेरी बात। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बैंक भले ही लीगल फॉर्मेलिटीज में उस पर्टिकुलर एसेट्स का ओनर है, लेकिन एसेट्स को इकोनॉमिकली यूज करने वाले तो एयरलाइन इंडस्ट्रीज ही है ना। तो इकोनॉमिक यूज के ऊपर एयरलाइन इंडस्ट्रीज को अपनी बुक्स के अंदर वो एयरक्राफ्ट दिखाना चाहिए, है ना।
तो देखिए कहां कौन सी लाइन से अपने को चालू करना था, द लेसर कन्वेज द मॉडल रिफ्लेक्ट्स, यहां से करना था क्या, द मॉडल रिफ्लेक्ट्स दैट एट द कमेंसमेंट डेट अ लेसी हैज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू मेक लीज पेमेंट्स टू द लेसर फॉर इट्स राइट टू यूज द अंडरलाइंग एसेट्स ड्यूरिंग द लीज टर्म। यहां पर आपको एक फाइनेंशियल आपका ऑब्लिगेशन आ गया कि जब तक आपका लीज अग्रीमेंट हुआ है, लीज अग्रीमेंट नॉन कैंसिलेबल होता है, तो नॉन कैंसिलेबल लीज अग्रीमेंट के अंदर जब तक आपका ये अग्रीमेंट चलेगा तब तक आपकी एक ऑब्लिगेशन आ गई कि इतना किराया तो मुझे चुकाना है। तो उस ऑब्लिगेशन से भी आप बच रहे हो, उसकी भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक साइड असेट बुक करेंगे तो दूसरे साइड लायबिलिटी तो बुक करनी पड़ेगी ना, सिंगल साइड रिकॉर्डिंग तो पॉसिबल हो नहीं सकती। तो द लेसर कन्वेज दैट राइट टू यूज द अंडरलाइंग एसेट एट लीज कमेंसमेंट विच इज द टाइम व्हेन इट मेक्स द अंडरलाइंग एसेट्स अवेलेबल फॉर यूज बाय द लेसी। तो कहने का मतलब आपने असेट्स नहीं खरीदा है, आपने खरीदा है उस असेट्स को यूज करने का अधिकार। नाउ देखिए बहुत बहुत अंतर है दोनों शब्दों में, एक कहता हूं असेट्स परचेज कर लिया और एक कहता हूं आरओयू परचेज कर लिया। नाउ देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टू टर्म्स, एसेट्स परचेज करना और आरओयू परचेज करना। सो एसेट्स परचेज करने का मतलब ये हो गया कि आपने वो एसेट्स परचेज कर लिया, उसके लीगल ओनरशिप आपके पास में है, जबकि आरओयू का मतलब होता है राइट ऑफ यूज एसेट्स परचेज करना। आपने एसेट्स नहीं परचेज किया है लेकिन उस एसेट्स को यूज करने का अधिकार परचेज कर लिया है। और ये आरओयू नाम देने से दोस्तों ये और भी सोफिस्टिकेटेड हो चुका है, और भी अच्छा प्रेजेंटेशन हो चुका है। जैसे हम पहले फाइनेंस लीज में भी एसेट्स बुक कर लेते थे, AS 19 में हम जब फाइनेंस लीज के कॉन्सेप्ट लगाते थे तो हम असेट्स को बुक कर लेते थे, लीज लायबिलिटी को बुक कर लेते थे। वो भी गलत था, क्योंकि असेट्स बुक नहीं होना चाहिए, असेट्स तो आपने कहा है ही नहीं ना, वो असेट्स के नाम से उसे मत बुक करो, राइट। आप उसे किस नाम से बुक करोगे, जैसे आपने एयरक्राफ्ट खरीदा तो आप पूरा जो नॉमेनक्लेचर यूज लेंगे वो होगा आपका ROU एयरक्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू करस्पॉन्डिंग लीज लायबिलिटी, ये एंट्री होगी लीज पर उठाने की। राइट ऑफ यूज एयरक्राफ्ट, राइट ऑफ यूज लैंड एंड बिल्डिंग, राइट ऑफ यूज प्लांट एंड मशीनरी, राइट ऑफ यूज दिस एंड दैट, टेंजिबल्स और इंटेंजिबल्स। तो जैसे ही आरओयू किसी असेट्स के नाम के पहले लगता है तो वो इंडिकेट करता है कि ये असेट्स आपके नहीं है, बल्कि इनको यूज करने का अधिकार है आपके पास में। तो फेयर रिपोर्टिंग तब होगी जब वो आरओयू असेट्स को आप लोग बुक करेंगे, ठीक है ना। आई होप बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। तो कहता है इन डेज 116 leases requires most leases to be recognized on the balance sheet and requires enhanced disclosure. It is believed that this will result in a more faithful representation of lessee's assets and liabilities and greater transparency about the lessee's obligation and leasing activities. However, Ind AS 116 does not make फंडामेंटल चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग लेसर अकाउंटिंग मॉडल। लेसर में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो आप पहले आईपीसीसी में सीखे थे वही काम आपको आज भी करना है, लेकिन लेसर की बात हम बहुत 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 बाद में करेंगे। सारी चर्चा जो है अपनी 90% जो चर्चा होगी वो सिर्फ लेसी के ऊपर होगी, 10% जो चर्चा है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वो लेसर पे है, क्योंकि लेसर में जोड़ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। अब रही बात, अब हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव वही होता है कि जिस कॉम्प्लेक्सिटीज से इंडस्ट्रीज गुजर रही है लीज अकाउंटिंग के टर्म्स के अंदर, उस कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर किया जाए, है ना। तो देखिए क्या कहता है, objective of this standard is to ensure that the lessee and lessor provide relevant information in a manner that faithfully represents those transactions. This information gives a basis for users of financial statements to assess the effect that leases have on financial position, financial performance और cash flow of an entity. बहुत सारी चीजें इस लीज ट्रांजेक्शन से प्रभावित होती है। So this standard requires an entity to consider the terms and condition of contracts and all relevant facts and circumstances and to apply the standard consistently to contracts with similar characteristics and in similar circumstances. तो अगर आपने एक बार वो मॉडल यूज लिया तो फिर बाद में आप वैसे ट्रांजैक्शन पर सेम प्रकार से अकाउंटिंग करें। फॉर मेनी रिपोर्टिंग एंटिटीज लीजिंग इज एन इंपॉर्टेंट वे टू ऑब्टेन एक्सेस टू द प्रॉपर्टी। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज हैं जिनकी हैवी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लीज पे होती है। तो लीजिंग अरेंजमेंट कन्वेज द यूज ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लेसर लेसी को आरओयू ही ट्रांसफर कर रहा है, एसेट बेच नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, आरओयू ट्रांसफर कर रहा है। तो ये आरओयू ट्रांसफर किया जा रहा है, ये जो हम कन्वे कर रहे हैं इसकी अकाउंटिंग भी होनी चाहिए फिर।
So the leasing agreement may take various forms. Some arrangements are clearly within the scope of lease accounting. For example, property lease that provides an explicit contractual right to use a building for a specified period of time in exchange for consideration. However, the right to use an assets can also be conveyed through arrangements that are not leases in form. Therefore, it is very critical to assess as to which arrangement contains a lease for assessing correct impact on financial position. तो अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अपने को यही नहीं पता चलता कि ये ट्रांजैक्शन लीज का ट्रांजैक्शन है भी या नहीं। आरओयू की अकाउंटिंग करेंगे वो तो बाद की बात है, अरे लीज है या नहीं है वो तो बताओ। तो लीज है या नहीं है, इसको लीज को जानने में ये स्टैंडर्ड सबसे पहले हेल्प करेगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि लीज आइडेंटिफाई करो सर। सबसे पहले लीज को आइडेंटिफाई तो करो कि ट्रांजैक्शन कहीं लीज वाला है या नहीं है, फिर बाद में उसकी अकाउंटिंग की बात करेंगे। तो इंड AS 116 लीजेस आइडेंटिफाइज अरेंजमेंट्स दैट आर टू बी अकाउंटेड फॉर एज leases. This unit discuss how to identify which arrangements or components with an arrangement should be accounted for under Ind AS 116 and set out the principles for the recognition, measurement, presentation और disclosure. As usual दोस्तों, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तो काम यही होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर बताना। तो सबसे पहले लीज को आइडेंटिफाई करना हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव हो गया, और उसके बाद में उसकी अकाउंटिंग, प्रेजेंटेशन, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और डिस्क्लोजर के बारे में बात करेंगे। स्कोप सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, और स्कोप जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर लीज के स्कोप से बाहर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है स्पेसिफिकली। देखिए सबसे पहले तो 106, ये 106 पूरा ही एक्सक्लूजन में है, हर स्टैंडर्ड में आता है ये, क्योंकि ये किसके ऊपर है, एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने डेप्रिसिएशन वर्ड सुना है, अमोर्टाइजेशन वर्ड सुना है ना। आप कहते हो डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स के लिए, अमोर्टाइजेशन होता है इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। अब मैं आपको आज एक शब्द और दिखाता हूं। आपने रिलायंस की बैलेंस शीट देखी थी ना, चलिए इस रिलायंस की ताजा बैलेंस शीट दिखाता हूं आपको, अगर मेरे पास है क्या वो। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए यहां पर मैं आपके सामने रिलायंस की 2021 की एनुअल रिपोर्ट, नई वाली एनुअल रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। और यहां पर पेज नंबर, कौन से पेज नंबर मिलेगा अपने को, ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में यहां पे आपको देखने को मिलेगा डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन, डेप्रीशिएशन फॉर टेंजिबल असेट्स, अमोर्टाइजेशन फॉर इंटेंजिबल असेट्स। सर ये डिप्लीशन एक्सपेंसेस क्या होता है, खदानें होती है ना, उसके अंदर डिप्लीशन एक्सपेंसेस बुक करना होता है अपने को। डिप्लीशन का हिंदी मतलब एक प्रकार से क्षय, क्षय मतलब गिरावट होना है ना, तो डिप्रिशिएशन का ही दूसरा भाई है ये डिप्लीशन जो है। बट ये जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक गैस है, या मतलब कुछ कोयले की खान है ना, सोने की खान है ना, ऐसे ऐसे मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसके जिनके ऊपर अपन एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं, तो ऐसी चीजें जो है वो उसके अंदर जो भी उसकी कैपेसिटी में कमी आती है उसको हम डिप्लीशन कहते हैं। तो जैसे आपने शेड्यूल 3 में भी देखा होगा, शेड्यूल 3 के अंदर मैंने आपको बताया कि ये फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है। तो देखिए रिलायंस ने प्रेजेंटेशन किया है, डिप्लीशन एक्सपेंसेस को फेस के ऊपर दिखाया है, बिकॉज इट इज नेसेसरी। बट ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो गया, तो जैसी जैसी इंडस्ट्रीज है उन्होंने अपने अपने प्रॉफिट लॉस को कस्टमाइज करके रखा है, बिकॉज वो जरूरी होता है, और वो दिखाना मतलब वो ऐसा प्रेजेंटेशन करना फेस ऑफ द बैलेंस शीट और पीएनएल के ऊपर इंपॉर्टेंट हो जाता है टू गेट द थिंग्स क्लियर, है ना, ट्रांसपेरेंट पिक्चर आनी चाहिए आपकी। और दूसरी चीज ये कि जैसे अपना वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टेंजिबल इंटेंजिबल का जो बड़ा वाला जो शेड्यूल बनता है, उसमें भी आपका एक कॉलम जो रहेगा वो डिप्लीशन का रहेगा, है ना। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं वो भी। बहुत काफी बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं ऐसी कंपनियों के। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ये जो अपना बड़ा वाला शेड्यूल है, यहाँ पर भी
हमारा जो ग्रॉस ब्लॉक होता है, राइट, ग्रॉस ब्लॉक, उसमें से अपने लोग डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। एज फार एज टेंजिबल एसेट्स आर कंसर्न, अमोर्टाइजेशन माइनस करते हैं जो अपने इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर चार्ज किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर डिप्लीशन जो है, डिप्लीशन मतलब जो आपकी एक्सप्लोरेशन रिलेटेड एसेट्स होती है ना, वो डिप्लीट होते रहती है, तो उसका डिप्लीशन का खर्चा अपने को यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। हालांकि इन लोगों ने तीनों का कुछ सेपरेट प्रेजेंटेशन नहीं किया है कि हाउ मच डिप्रीशिएशन, हाउ मच अमोर्टाइजेशन, ये तो अपन मालूम कर पा रहे हैं क्योंकि जो ऊपर के प्रॉपर्टी वाला जो ब्लॉक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का सारा टोटल आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा, इंटेंजिबल वाला आपका अमोर्टाइजेशन हो जाएगा। तो डिप्लीशन सर कहाँ पे है? तो डिप्लीशन आपका टेंजिबल एसेट्स में ही रहता है दोस्तों। टेंजिबल एसेट्स के अंदर ही आपके पास में कुछ एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड एसेट्स होती है, वही आपकी डिप्लीट होते जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, हिंदी में जिसको कहते हैं अपन कि वो एसेट्स, वो संपत्तियां क्षय होती जाती है। तो ये था दोस्तों अपना डिप्लीशन से रिलेटेड कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डिप्लीशन अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिप्लीशन से रिलेटेड जो हमारे सोर्स एसेट्स हैं उसका कैपिटलाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में हमको सारी की सारी जानकारी जो है दोस्तों वो प्राप्त नहीं करनी है ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, बोथ इन पेपर नंबर 1 FR और GFRS एज वेल। तो यहाँ पर इतनी ही बात रखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है अपना, कौन सा वाला स्टैंडर्ड, 106, राइट। तो ये जो 106 वाला जो स्टैंडर्ड है ना अपना, ये हम इसको आउट ऑफ स्कोप इस प्रकार से कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर यही आपके मिनरल रिसोर्सेस और एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन की बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इससे रिलेटेड आपके सोर्स असेट्स वेदर टेंजिबल हो या वो इंटेंजिबल हो, मतलब इस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड इंटेंजिबल असेट्स क्या हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट का परमिट होता है, गवर्नमेंट जो लाइसेंस इशू करता है, गवर्नमेंट जो आपको डेवलपमेंट राइट देता है कि भाई आपको ये लैंड आपके हवाले, आप इसको फर्दर डेवलप करिए, इसमें से जो भी एक्सट्रैक्ट करना है आप एक्सट्रैक्ट करिए। तो ये सारी चीज़ों की अकाउंटिंग जो है दोस्तों, कैपेक्स और डिप्लीशन दोनों की दोनों आपके इंड AS 106 में कवर होती है। तो 106 जो है वो, इसलिए ये वाला एरिया जो है वो आपके हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या होता है, बाहर होता है, स्कोप आउट होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये स्कोप आउट हो गई। दूसरी चीज, बायोलॉजिकल असेट्स जो भी होंगे, हमारे बायोलॉजिकल असेट्स से रिलेटेड हमारी जो भी लीज है वो भी स्कोप आउट होगी। ठीक है ना, तो ये कौन ध्यान रखेगा, इंड AS 41 एग्रीकल्चर वाला स्टैंडर्ड ही यहाँ पर लगेगा आपके पास में बायोलॉजिकल असेट्स यदि हैं तो, राइट। फिर बाद में आते हैं सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स दोस्तों आपको रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर में पढ़ने को मिलेगा, इंड AS 115। सर ये नया नाम लग रहा है, इसके पहले, आज के पहले कभी सुना नहीं होगा आप लोगों ने कि सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट जो है वो होता क्या है। तो जैसे क्या होता है ना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जहाँ पे जो बिल्डर्स वगैरह हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जैसे L&T हो गया, तो वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको रिवार्ड के नाम पे क्या देता है, रिवार्ड के नाम पे देता है कि आपने अगर रोड कंस्ट्रक्ट करी तो आप एक काम करिए, रोड के ऊपर टोल सेंटर ओपन कर लीजिए और फिर टोल कलेक्ट करिए, ये आने वाले 10 साल तक टोल कलेक्शन के राइट्स हम आपको दे देते हैं। तो ये एक प्रकार का सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट होता है ना, जहाँ पे कुछ सर्विस के रिगार्डिंग आपको कुछ कंसेशन मिल जाता है गवर्नमेंट से, और इसकी अकाउंटिंग हमको इंड AS 115 के अंदर देखने को मिलेगी, तो वो चीज यहाँ पे नहीं आएगी आपकी। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यदि आप कोई लाइसेंस पे दे रहे हैं तो उसे लीज नहीं कहा जाएगा। तो ये जो लाइसेंस होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसके बारे में अगर अपन बात करेंगे तो ये भी आपका 115 में जाएगा, राइट। तो जो जो चीजें स्कोप आउट हो रही है बस एक बार उनको समझ लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने काफी सारे स्टैंडर्ड नहीं पढ़े। अब जैसे 41 आपने पढ़ लिया, बट 106 इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, हालांकि इसको पढ़ना नहीं है, बट 115 भी एक 116 के बाद में मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो 115 में भी अपने को काफी सारी टेक्निकल चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो ये जब तक हम पढ़ते नहीं है तब तक इनके बारे में कहना और कुछ और ज्यादा डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार के लिए सिर्फ इतना समझ के चलिए कि हमारे इस स्टैंडर्ड से वो स्कोप आउट है, जब 115 कंप्लीट करेंगे तब इनके बारे में भी हम आराम से अच्छे से जानने लग जाएंगे। फिर कहता है राइट्स हेल्ड बाय अ लेसी under licensing agreements for such items as motion picture films, video recordings, plays, manuscripts,
पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। ये सारी की सारी चीजें क्या है दोस्तों, ये है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स के स्कोप में आ जाती है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो आपके जितने भी लाइसेंसिंग अग्रीमेंट्स होते हैं जो आपके MPF मोशन पिक्चर फिल्म से रिलेटेड हो गए, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड हो गए, चाहे वो प्लेज जो थिएटर प्ले होते हैं, थिएटर के अंदर लाइव जो प्ले होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, कोई आपके पास में कोई पेटेंट या कॉपीराइट है, तो इसके रिगार्डिंग यदि आपके पास में कोई राइट्स जो है वो हेल्ड किए गए हैं, तो इस पर लीज वाला स्टैंडर्ड ना लगते हुए बल्कि क्या लगेगा, आपका इंटेंजिबल असेट्स का स्टैंडर्ड लगेगा, क्योंकि ये राइट्स आपके लिए क्या है दोस्तों, इंटेंजिबल असेट्स है। और ये इंटेंजिबल असेट्स क्या है, बेसिकली इंटेंजिबल असेट्स में आपको राइट ऑफ यूज ही मिलता है, वो लाइसेंस है ना, वो परमिट, ये पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या है, सब राइट्स ऑफ यूज ही है। बट इनकी अकाउंटिंग हम ऑलरेडी इंड AS 38 में कर चुके हैं। इंटेंजिबल एसेट्स इन्हें बनाते हैं, यूजफुल लाइफ इनकी जो भी होती है उसके बेसिस पे इसको अमोर्टाइज किया जाता है, और उसके ऊपर जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का खर्चा आता है उसे हम कैपिटलाइज करते हैं। तो इन इन चीजों को आपको इस स्टैंडर्ड से छोड़ देना है, राइट। तो बाकी सारी चीजें हमारे इस स्टैंडर्ड में कवर होगी। तो स्कोप आउट पहले पहले ही पता चल गया कि ये सारी की सारी चीजें हमारी स्कोप आउट असेट्स हो गई है, यहाँ पे अपने को ध्यान नहीं लगाना इन सारी चीजों के ऊपर। फिर कहता है लेसी में बट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन डेज 116 टू लीजेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स अदर देन दोज डिस्क्राइब्ड हेयर इन। तो जो चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है, दैट मीन्स पॉइंट नंबर 5 में ही है इंड AS 38 वाली चीजें। तो अगर कोई लाइसेंस अग्रीमेंट जो है आपके एक्सेप्ट मोशन पिक्चर फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, प्लेज, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेटेंट्स और कॉपीराइट, ठीक है, यदि इनके अलावा ऐसी कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, तो यहाँ पे आपको एक रिलैक्सेशन एग्जाम्पशन मिल जा रही है, ताकि कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं हो जाए कि भाई इसे इंड AS 38 में कैसे ले लिया, इसे 116 में कैसे ले लिया। तो स्टैंडर्ड पहले ही कह दे रहा है कि भाई हम आपको कहते हैं कि आप चाहें तो बाकी के बचे हुए इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर 116 भी लगा सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से उसके ऊपर 38 वाला स्टैंडर्ड भी लगा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों क्या होगा कि जो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है वो बुक्स में आपकी रिकॉर्ड तो होगी, लीज वाले स्टैंडर्ड में भी और 38 में भी। बस लीज वाले स्टैंडर्ड के अंदर हम राइट ऑफ यूज एसेट्स को क्या करेंगे, डेप्रिशिएट और अमोर्टाइज करेंगे, वहां पे भी हम हमारे इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करते हैं। अब वही बात है, अगर इंटेंजिबल एसेट्स हुआ तो इंटेंजिबल एसेट्स दोनों ही स्टैंडर्ड में अमोर्टाइज होगा, लीज वाले स्टैंडर्ड में भी एज वेल एज 38 में भी। तो कहने का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि दोनों में सिमिलर अकाउंटिंग है, इसके पीछे अब हम आपको और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रखते। बचे हुए पर आप 38 लगाएं तो भी वही बात है, 116 का स्टैंडर्ड लगा दें तो भी वही बात है, क्योंकि इफेक्टिवली अगर लीज पर मैं इंटेंजिबल एसेट्स लूंगा तो एक साइड में इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉर्ड करूंगा, एक साइड उसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। और इंटेंजिबल एसेट्स ये मान लीजिए आप 38 में रिकॉर्ड करोगे तो एक साइड इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉर्ड करोगे, एक साइड उसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, पेबल है ना, वेंडर को जो अमाउंट देना है वो पेबल रिकॉर्ड करोगे और धीरे धीरे वेंडर को आप चुका दोगे। तो अब लीज वाले स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग करें या 38 में करें, तो जवाब बहुत ही सिंपल है, किसी में भी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां तक अपना हो जाता है दोस्तों इसका एक स्टैंडर्ड का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जहां पे आपको ये पता चला कि इस स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है, रिकग्निशन एग्जाम्पशंस। तो रिकग्निशन एग्जाम्पशन जो होगा वो आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे एक बार इसको पॉज करते हैं, नेक्स्ट सेशन रिज्यूम हो जाएगा रिकग्निशन एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू गाइस।